नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं वंदना स्वागत करती हूँ। अब परामर्श से ही पिछले वीडियो चल रहे हैं मेरे, तो परामर्श के प्रकार जान लेते हैं आज इस वीडियो में कि परामर्श कितने प्रकार का होता है। परामर्श के प्रकार को समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ कि परामर्श को दो दृष्टिकोणों से बांटा जा सकता है। एक पहला क्लाइंट की आवश्यकता के आधार पर और दूसरा जो परामर्श है उसकी विशेषताओं के आधार पर। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि परामर्श को दो दृष्टिकोणों से बांटा गया है। पहला दृष्टिकोण है समस्या तथा विषय अथवा उपबोध्य की आवश्यकता के आधार पर और दूसरा परामर्श के स्वरूप और विशेषताओं के आधार पर। समस्या तथा विषय कह लें या क्लाइंट कह लें, उसकी आवश्यकता के आधार पर जो परामर्श बांटे गए हैं वो हैं नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोचिकित्सीय परामर्श, छात्र परामर्श, नियोजन परामर्श, वैवाहिक परामर्श और लास्ट है आपका व्यावसायिक या जीविका जो है परामर्श। और जो परामर्श की स्वरूप और विशेषताओं के आधार पर परामर्श बांटा गया है तो वो 3 तरीके के परामर्श हैं: निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श, समन्वित या संग्रहित परामर्श। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर चलन में आपके जो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में यही 3 प्रकार के चलते हैं। जो परामर्श की विशेषताओं के आधार पर हैं वो हैं निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समन्वित। हालांकि यदि आप प्रश्न आए कि परामर्श कितने प्रकार का होता है तो आप इसी तरीके से लिखिएगा कि परामर्श को 2 दृष्टिकोणों से बांटा गया है। पहला क्लाइंट की आवश्यकता के आधार पर और दूसरा परामर्श के स्वरूप और विशेषताओं के आधार पर। तो ये आपके पूरा चार्ट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट की आवश्यकता के आधार पर जो परामर्श बांटे गए हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो पहला है नैदानिक परामर्श। नैदानिक परामर्श को समझाते हुए एक मिस्टर HB पोपिंस्की हैं, उन्होंने बताया है कि इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से ना दबें और अक्षम ना बना देने वाले, यानी असाधारण कार्य व्यापार संबंधी या कुछ समायोजनों का निदान और उपचार देने वाले जो परामर्श होते हैं वो नैदानिक परामर्श हैं। या इस तरीके से कहें कि परामर्शदाता और उपबोध्य यानी क्लाइंट और काउंसलर के बीच जो है आमने सामने का जो संबंध है वो नैदानिक परामर्श के अंतर्गत आता है। नैदानिक शब्द जो है वो व्यक्ति को उसकी अद्वितीय संपूर्णता में अध्ययन करने की विधि की ओर संकेत करता है। इसके द्वारा जो है विशिष्ट व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है, उसके विशिष्ट गुणों को निष्कर्ष के रूप में ग्रहण किया जाता है और जो लक्ष्य हैं वो उस क्लाइंट को समझाना होता है। यानी क्लाइंट को ही ये समझना होता है कि क्या जो विशिष्ट निष्कर्ष हैं उन गुणों को कैसे वो अपनाए। नैदानिक परामर्श के अंतर्गत समस्या का विश्लेषण किया जाता है और उसका उपचार बताने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक परामर्श। मनोवैज्ञानिक परामर्श का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करते हुए मिस्टर RW हाइट ने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक परामर्श का संदर्भ जो है वो अपेक्षाकृत एक जैसे क्रियाकलापों की बहुरूपता है। तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक परामर्श चिकित्सा का एक रूप है जिसमें परामर्शदाता एक चिकित्सक के रूप में होता है जो कि सामान्य वार्तालाप द्वारा, यानी कि जो भी दोनों जने बातचीत कर रहे हैं काउंसलर और क्लाइंट, वो काउंसलर उपबोध्य की दमित इच्छाओं संवेगों को अभिव्यक्त करने में सहायता देता है और उसे उपयुक्त सुझाव देकर निर्णय देने में और लेने में सहायता करता है और उसमें आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मनोवैज्ञानिक जो परामर्श है वो एक तरीके से कैसा है, चिकित्सीय परामर्श।
अगला है मनोचिकित्सीय परामर्श। मनोचिकित्सीय परामर्श की परिभाषा को देते हुए मिस्टर स्नाइडर ने लिखा है कि मनोचिकित्सा वह प्रत्यक्ष संबंध है जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के सामाजिक अपसमायोजन वाले भावात्मक दृष्टिकोणों के परिष्कार के लिए जो है शाब्दिक माध्यम से सचेत रूप में प्रयत्न करता है। इसमें जो क्लाइंट है वो अपने व्यक्तित्व के पुनर्संगठन से अवगत रहता है जिससे वो गुजरता है मतलब गुजर रहा होता है। जिस समय वो बीमार होता है मनोवैज्ञानिक रूप से कोई भी इसको, तो जब वो चिकित्सा, इसमें क्या हो, चिकित्सा का अर्थ औषधि और इलाज से है, लेकिन परामर्श के संदर्भ में ये केवल उन क्रियाकलापों का प्रतीक है जो क्लाइंट की कठिनाइयों का समाधान करने में सहायता देते हैं। यानी कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नींद की गोलियां देकर उसको आराम देने के लिए जब चिकित्सा की जाए और वो विशेषज्ञ के पास आए तो वो मनोचिकित्सीय परामर्श है। अगला है छात्र परामर्श। छात्रों की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं कि उपयुक्त शैक्षिक संस्थाओं का चयन, पाठ्यक्रम का चयन, अध्ययन की विधियाँ, तो ये सब जो समस्याएं हैं वो छात्रों से संबंधित हैं कि कौन से स्कूल में जाएं, कौन सा सिलेबस, क्या पढ़ें, तो इस तरीके की उसमें कठिनाई होती है। तो छात्र परामर्श में क्या है कि इन सब बातों के लिए, यानी जो इन समस्याएं आ रही हैं छात्र के समक्ष, उनका चयन करने में सहायता देना जब होता है तो वो छात्र परामर्श कहलाता है। तो नैदानिक परामर्श की भांति ही छात्र परामर्श का संबंध छात्रों के संपूर्ण शैक्षिक परिवेश की समस्याओं से होता है। अंतर क्या है कि छात्र परामर्श में छात्रों का मूल चरित्र शैक्षिक होता है और जो नैदानिक परामर्श है उसमें कोई भी क्षेत्र हो सकता है। इसमें शैक्षिक क्षेत्र ही प्रमुख रूप से होता है। अगला है नियोजन परामर्श। तो क्लाइंट जिस प्रकार के जॉब या जो उसके पद की रुचि और योग्यता रखता रहता है जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन उसको हो सके, तो इस तरीके का जब परामर्श दिया जाता है तो वो आपका नियोजन परामर्श कहलाता है। नियोजन परामर्श द्वारा व्यक्ति व्यक्तिगत विकास के लिए परामर्श प्राप्त करता है और उसके अनुसार ही कार्य करता है। व्यक्तिगत मतलब धन संबंधी। तो इसमें व्यक्ति की शक्ति, समय और धन की बचत हो जाती है और व्यक्ति जिस या व्यवसाय को अपनाता है उसमें वो उन्नति करता है। अगला है वैवाहिक परामर्श। वैवाहिक परामर्श में व्यक्ति को उपयुक्त जीवन साथी के चुनाव के लिए सहायता दी जाती है। यदि प्रार्थी जो क्या है विवाहित है तो वैवाहिक जीवन से जुड़ी जो समस्याएं आती हैं उससे के समाधान के लिए भी जो व्यक्ति सहायता लेता है तो वो भी वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत आता है ताकि उसका जो जीवन है वो सुखी हो सके। अगला है व्यावसायिक या जीविका परामर्श। व्यावसायिक या जीविका परामर्श के अंतर्गत क्या है कि इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार, इंग्लिश एंड इंग्लिश, अंग्रेजी और अंग्रेजी मत कर दीजिएगा, इंग्लिश एंड इंग्लिश जो आपके शिक्षाविद हैं उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक और जीविका परामर्श का संबंध उन प्रक्रियाओं से होता है जो व्यक्ति द्वारा किसी व्यवसाय के चुनने और उसकी तैयारी की समस्याओं पर केंद्रित होता है। यानी व्यावसायिक और जीविका परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति को व्यवसायों की सूचना देना, उसका चुनाव करना, उसकी तैयारी करना, उसकी उन्नति में सहायता देना, ये सभी क्या है व्यावसायिक या जीविका संबंधी परामर्श कहलाते हैं। तो ये आपकी किससे संबंधित हो गए? क्लाइंट की आवश्यकताओं के आधार पर जो परामर्श हैं उन पर। अब देखते हैं परामर्श प्रक्रिया के आधार पर जो मुख्य रूप से हैं 3 तरीके के: निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समन्वित या संग्रहित परामर्श। तो इसमें क्या है, निर्देशात्मक
परामर्श के अंतर्गत क्या है? निर्देशात्मक परामर्श परामर्श देने की वो प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी जब परामर्श में काउंसलर मेन हो जाता है और परामर्शदाता अपनी समस्या पर अधिक ध्यान रखता है और व्यक्ति पर कम। इसका स्वरूप कैसा हो गया? परामर्शदाता द्वारा निश्चित नियमों और प्रतिबंधों के अनुसार करना। इसमें मेन कौन है? काउंसलर। निर्देशात्मक परामर्श में कौन है? काउंसलर। तो ये कैसा हो गया? निर्देशात्मक परामर्श। इसमें परामर्शदाता प्रार्थी की समस्याओं के समाधान के लिए क्या बताता है? समाधान। निर्देशात्मक परामर्श में जो है परामर्शदाता विशेष रूप से योग्य भी होता है और प्रशिक्षित भी होता है। ये कैसा कहलाता है आपका? निर्देशात्मक परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता प्रार्थी की समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बताता है और निर्देश देता है, इसलिए इसे निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं। इसमें साक्षात्कार और प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशात्मक में बहुत ज़रूरी है कि काउंसलर जो है वो कैसा हो? योग्य भी हो और प्रशिक्षित भी हो। जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो क्या होते हैं? एक काउंसलिंग के आधार पे आपको सबसे बेस्ट आपको उपाय बताते हैं, समाधान बताते हैं। अगला है अनिर्देशात्मक परामर्श। अनिर्देशात्मक परामर्श प्रार्थी केंद्रीय होता है। निर्देशात्मक में काउंसलर मेन होता है और अनिर्देशात्मक में जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड होता है। इस प्रकार के परामर्श प्रारूप का जो सबसे पहला उपयोग, जो प्रथम उपयोग कार्ल रोजर्स ने किया था। उन्होंने निर्देशात्मक जो परामर्श की कमियों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि निर्देशात्मक परामर्श अमनोवैज्ञानिक और प्रभावहीन है, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु समस्या होता है, ना कि व्यक्ति। यदि आपसे कहा जाए कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक में अंतर क्या है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि निर्देशात्मक में काउंसलर जो होता है वो केंद्रित होता है और अनिर्देशात्मक क्लाइंट केंद्रित होता है। और जो निर्देशात्मक परामर्श है उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो समस्या होती है और अनिर्देशात्मक परामर्श का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है। तो अनिर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता की जो क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, ध्यान जो है वो प्रार्थी पर दिया जाता है, यानी कि उसमें प्रार्थी महत्वपूर्ण होता है। रोजर्स ने इस प्रकार के परामर्श का उपयोग जो है वो शैक्षिक, व्यावसायिक और वैवाहिक आदि समस्याओं के समाधान के लिए किया, क्योंकि क्या है उसमें क्लाइंट पे हम जो है वो ध्यान ज़्यादा देते हैं। अनिर्देशात्मक परामर्श में बस रोग का निदान आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रार्थी से संबंधित पिछले आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते और ना ही उसके परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। निर्देशात्मक में क्या होता है? डॉक्टर तो क्या कहता है? पिछला सारा रिकॉर्ड मांगता है। तो इस तरीके का इसमें अनिर्देशात्मक में नहीं होता है। तीसरा है संकलनात्मक यानी समन्वित या संग्रहित परामर्श। संकलनात्मक परामर्श में निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों प्रकार के परामर्श की विशेषताएं शामिल होती हैं, यानी इसमें मध्य मार्ग अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार कभी प्रार्थी पर भावात्मक अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है तो कभी नियंत्रण होता है, यानी कभी कभी निर्देशीय होता है और कभी कभी अनिर्देशीय प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे बेस्ट है आपका समन्वित परामर्श। तो आप ये 3 तरीके के मुख्य रूप से आते हैं, निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समन्वित। इनमें अंतर भी आता है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन सा बेस्ट है,
तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।